नमस्कार, मैं विजय कुमार ठेरिया एमपीपीएससी 2018 से डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन, वर्तमान एसडीएम पुष्पराजगंज, जिला अनंतपुर प्रदेश। मैं आज पुनः हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा 2020 के द्वितीय पेपर पर विस्तृत चर्चा करने के लिए। आप सभी को पता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के बाद हमारी मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा में 6 पेपर है। प्रत्येक पेपर हमारे पहले 5 पेपर 3-3 घंटे का है। पहले 3 पेपर 300 मार्क्स के हैं। 4th एंड 5th पेपर 200 मार्क्स के एंड लास्ट पेपर 100 मार्क्स का। हम आज हमारे द्वितीय पेपर अर्थात मुख्य परीक्षा के द्वितीय पेपर के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि हम देखते हैं कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति और प्रशासनिक संरचना। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश की सत्ता को संचालित करने के लिए जिन नियम कानूनों की आवश्यकता होती है उनको जब एकत्रित कर एक साथ बाइंडिंग कर दी जाती है, अर्थात एक साथ उनको कंपाइल कर दिया जाता है, संविधान कहलाता है। अर्थात साधन विधान, समधन विधान, संविधान, विधान के साथ, विधान अर्थात नियम कानूनों के साथ। शासन व्यवस्था, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना, हमारा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा पहला पार्ट है। जब हम पॉलिटी के पहले पार्ट की बात करते हैं, पहले पार्ट में 5 इकाई हैं। इन 5 इकाई जब हम सबसे पहले पहली इकाई की बात करते हैं, फर्स्ट इकाई की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इकाई का पहला टॉपिक है भारतीय संविधान। हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में काफी सारी चीजें आएंगी। संविधान हमारा इतना विस्तृत है जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान का निर्माण कैसे हुए, कौन कौन सी अधिनियम आए, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी है, कौन कौन सी समितियां बनी, इसके सोर्स क्या थे, ये इसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, इसकी फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, मूल ढांचा में प्रमुख संशोधन, फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है और इसमें प्रमुख कौन कौन से संशोधन हुए हैं। विशेषताएं की बात करें, जैसे कि भारतीय संविधान की एक विशेषता माना जाएगा कि भाग 3 के अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकारों की बात की गई, भाग 4 के अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करी गई। हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, हमारा मिश्रित संविधान है, ये हमारे सब विशेषताओं के अंतर्गत आएंगे। फंडामेंटल स्ट्रक्चर अर्थात हमारे संविधान का वो स्ट्रक्चर जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो इसको हम कभी परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। यह फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। प्रमुख संशोधन, कौन से ऐसे संशोधन हुए जिससे हमारे संविधान में बृहत परिवर्तन हुए, चाहे बात करें हम प्रथम संविधान संशोधन की, 7वें संविधान संशोधन की, या हम बात करें हमारे 12वें संविधान संशोधन की, 17वें संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे संशोधन हैं जो कि हमारे संविधान में बृहत परिवर्तन किए। हम पहली इकाई के दूसरे पार्ट की बात करें, दूसरे टॉपिक की बात करें, वैचारिक तत्व की। जब वैचारिक तत्व की बात करते हैं इसके अंतर्गत उद्देशिका कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। मूल अधिकार, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स। हमारे मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है कि वे कौन से अधिकार हैं जो ह्यूमन होने के नाते मिलने चाहिए, जो स्वतः उसके जन्म के साथ मिल जाते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, ऐसे तत्व या ऐसे एलिमेंट्स जो एक गवर्नमेंट या एक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक होना चाहिए कि कौन कौन से नियम बना सकता है, लोगों के कल्याण के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उनको इसमें समाहित किया गया है। मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज के
नागरिक होने के नाते भारतीय नागरिक को क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या हम तिरंगे झंडे को सलाम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके पालकों को पढ़ाने का कर्तव्य है। ये हमारा द्वितीय टॉपिक है। तृतीय टॉपिक की बात करें, तीसरा टॉपिक संघवाद एवं केंद्र। भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं, भारत में संघात्मक शक्ति के साथ साथ अर्थात संघ की तरफ झुकाव के साथ साथ हमारे राज्य की तरफ भी कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके लिए राज्य से संबंध, इसके अंतर्गत हम 3 सूचियां पढ़ते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, हमारे जब जुडिशियरी की बात करते हैं, हमारा टॉप मोस्ट बॉडी उच्चतम न्यायालय, देन उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर हमारे जिला न्यायालय और ऐसे हमारे लोअर कोर्ट्स। उनके बारे में अध्ययन करेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, हमारे इनके प्राथमिक अधिकार क्या क्या है, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के कौन कौन सी शक्तियां हैं जिनको क्षेत्राधिकार से संबंधित है। फिर हमारे न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक पुनर्वलोकन क्या होता है, न्यायिक सक्रियता क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, लोक अदालत क्या होती है, जनहित याचिका क्या है, PIL क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। ये सारे टॉपिक्स हमारे प्रथम इकाई में है। हम बात करते हैं द्वितीय इकाई की। जब द्वितीय इकाई की बात करें, इससे 30 मार्क्स हैं। 30 मार्क्स में इसके अंतर्गत हमने भारत निर्वाचन आयोग को पढ़ना है कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, उसकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन सी विशेषताएं, संविधान में क्या प्रबंध है, CAG की बात की जाती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भारतीय संविधान में कहाँ व्यवस्था की गई, संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक हमारी CAG की बात की गई है। हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की। आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानते होंगे, UPSC के बारे में जानते होंगे कि UPSC का प्रावधान संवैधानिक रूप से हमारे किस अनुच्छेद में, किस भाग में है, इसमें कौन कौन सी शक्तियां की गई हैं, इनके कौन कौन से कार्य हैं, इनके अध्यक्ष और सदस्यों के क्या कार्यकाल होते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, हम बात करते हैं जैसे MPPSC की तैयारी करें तो सामान्यतः आप सभी व्यक्ति मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में परिचित होंगे। MPPSC के क्या कार्य हैं, इसके अध्यक्ष का क्या कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का होता है, सदस्यों की क्या कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का होता है। नीति आयोग, आप सभी जानते हैं कि नीति आयोग जो कि हमारे योजना आयोग को समाप्त करके बना, उसके क्या रोल है भारत में, क्या काम करता है, इसके अध्यक्ष कौन है, CEO कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है, ये हमारे द्वितीय इकाई का पहला टॉपिक है। जब हम दूसरे टॉपिक की बात करें, भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा, लिंग और भूमिका की भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय राजनीति की जब बात करते हैं तो भारत एक क्षेत्रीय विविधता वाला देश है। आप असम जाएंगे तो वहां चीजें अलग होंगी, वहां कल्चर अलग होगा, भाषा अलग होगी, उनके त्योहार अलग होंगे। साउथ में जाएंगे, तमिलनाडु चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, केरल चले जाइए, वहां की चीजें तो आपको अलग मिलेंगी। जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा, लिंग, भूमिका, इन सभी के अलग होते हुए हम सभी नागरिक हैं और हमको सभी को एक समान अधिकार मिले हुए हैं। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान विभाग, भारतीय संविधान में मतदान का कितना महत्व है, मताधिकार क्या है, राष्ट्रीय दल कौन कौन से, इन दलों का क्या कार्य होता है, किस तरीके से काम करते हैं। सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, किसी विशेष उद्देश्य के लिए सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन कब हुई, कैसे हुई, इनका क्या उद्देश्य है। राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, इंटरनेशनल या फिर नेशनल की बात करें, ऐसे मामले जिनसे हमारी एकता भंग होती है। ऐसे विभिन्न मुद्दों को हम द्वितीय यूनिट में चर्चा करेंगे। जब हम तृतीय इकाई की बात करें, तृतीय इकाई संविधान के 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में स्थानीय शासन का व्यवस्था करता है।
73वां संविधान संशोधन की जब बात करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है हमारे भारत देश में। किस तरीके से विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई, गांधी जी की सोच के आधार पर हम आज पंचायती राज संस्थाओं को उचित तरीके से उचित क्रियान्वयन कर पा रहे हैं। आज सबसे सशक्त हमारे देश में कोई संस्था काम कर रही है तो वो पंचायत है। पंचायत के माध्यम से विभिन्न कार्य कराए जाते हैं। जो शक्तियां हमको संविधान के अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 में दी गई, आर्टिकल 40 में दी गई, उन्हीं के आधार पर हमने पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया। 74वें संविधान संशोधन की बात करें, स्थानीय शासन के बारे में बात की जाती है कि नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत के क्या प्रावधान है, कौन कौन से अधिनियम के अंतर्गत इनको रखा गया, किस तरीके से हम काम करती हैं, ये हमारे इसमें 73वें 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत है। हम बात करते हैं जवाबदेही का अधिकार। जब हम बात करते हैं जवाबदेही मीन्स कि किसी कार्य के प्रति किसी को उत्तरदायित्व ठहराना। इसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा आयोग है, उपभोक्ता फोरम है, कंज्यूमर फोरम है, कस्टमरों के सपोर्ट के लिए बनाया गया, सूचना आयोग, इंफॉर्मेशन कमीशन है जिसको कि हमको सूचना प्रदान करना अनिवार्य है। महिला आयोग की बात करें, वुमेन्स कमीशन है, वुमेन्स के राइट्स के लिए क्या क्या काम कर रहा है, कौन कौन से काम किए हैं, इनके क्या कार्य हैं, किस तरह की इनको शक्तियां प्राप्त हैं। मानवाधिकार आयोग की बात करें, SC/ST आयोग की बात करें, OBC आयोग की बात करें, CBC की बात करें, इन सभी आयोगों के क्या कार्य हैं, क्या कर्तव्य हैं, इनके अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, उपाध्यक्ष कैसे, CEO कौन है ना, तो इनसे संबंधित हम चीजें बात करेंगे। जब हम बात करें हमारे तृतीय इकाई के तीसरे टॉपिक की, लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया, नागरिक की भागीदारी। जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें, राजनीतिक की हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो किस तरीके की है, किस तरीके से हमारे लीडर्स सामने आते हैं। निर्णय प्रक्रिया, नागरिक की भागीदारी, हमारे जो सिटीजन्स हैं वो हमारे निर्णय में किस तरीके से भागीदारी बनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सामुदायिक आधारित संगठन है, NGO है, स्व सहायता समूह है, इनकी वर्किंग चीजें पढ़ेंगे कि NGO क्या काम करता है, किस तरीके से इसका गठन होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या काम है, किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक का युग है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे संचार का सबसे तेज माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम तत्काल खबरें एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत कौन किस किस को शामिल किया जाता है, इसमें सोशल मीडिया का क्या योगदान है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है। ये तो हमारा हुआ थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। फोर्थ यूनिट थोड़ा डिफरेंट है, ये पॉलिटिक्स से संबंधित नहीं बोल सकते, बोल भी सकते हैं। रीजन भारतीय राजनीतिक विचारक, पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ इंडिया। जब इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करते हैं, इसमें जो कौटिल्य हैं जो हमारे सबसे पहले आते हैं, जिन्होंने हमारे राजनीति की शुरुआत की, जिन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा जो कि टोटल राजनीति से ऊपर काम करता है, मतलब टोटली ये अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट, सॉरी कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र राइट किया तो उसका नाम अर्थशास्त्र तो है, पर उसमें जो चीजें उल्लिखित हैं वो राजनीति से संबंधित है। महात्मा गांधी ने हमारे देश को स्वतंत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जो थिंकर्स, उनकी जो सोच थी, उनके जो थॉट्स थे वो लोगों तक पहुंचाए। जवाहरलाल नेहरू की क्या सोच थी, क्या सोचते थे राजनीतिक के रूप में, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, राम मनोहर लोहिया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, ये हमारे सिलेबस में ये थिंकर्स हैं। इनके हमको वो से व्यूज से थॉट्स पढ़ना है जो इनके पॉलिटी से रिलेटेड है या और थोड़ी अन्य चीजें। हम बात करें इकाई 5 की। इकाई 5 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। जब इकाई 5 की बात करें प्रशासन प्रबंधन की, अर्थ प्रकृति महत्व, प्रशासन प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट दोनों डिफरेंट हैं। इन दोनों के अर्थ क्या है, इनकी प्रकृति महत्व क्या है, विकसित एवं विकासशील समस्याओं, समाज में लोक प्रशासन की भूमिका, किस तरीके से लोक प्रशासन की भूमिका होती है, एक विषय में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी डेटा हैं, उस एक टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। अवधारणाएं, शक्ति, सत्ता, पदाधिकारी, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन,
किस तरीके से हम शक्ति का डेलीगेशन करते हैं, प्रत्यायोजन करते हैं एक अधिकारी से निचले अधिकारी को। संगठन के सिद्धांत, कोई संगठन है तो उसके क्या सिद्धांत होते हैं, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र एवं आदेश की एकता, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, ये हमारे सब पॉलिटी का टॉपिक्स हैं। आपको एक एक टॉपिक का नाम पता होना चाहिए कि किस इकाई में कौन सा टॉपिक और कौन से नंबर का है। अब हमारा अर्थशास्त्र आता है। जब अर्थशास्त्र की बात करते हैं, ये हमारे द्वितीय पेपर का दूसरा टॉपिक है, अर्थात सॉरी दूसरा खंड है, जो कि 150 मार्क्स का आएगा। इसमें भी हमारी 5 यूनिट है, 5 इकाई है, जिससे प्रत्येक इकाई से 30 अंकों के प्रश्न आएंगे, 3, 5 और 11 अंकों के। पहली इकाई है अर्थशास्त्र की, फंडामेंटल इकोनॉमिक्स है। इसको आप बेसिक तरीके से रीड कर लेंगे, रमेश सिंह की बुक पर्याप्त है, या फिर आप निर्माण आईएएस की बुक पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक्स की, या फिर आप मुझसे दृष्टि आईएएस की बुक पढ़ सकते हैं। अर्थशास्त्र में हमको बहुत अच्छे मार्क्स खींच सकते हैं, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रीडिंग पावर होनी चाहिए। ये हमारी पहली यूनिट बोलती है। हम दूसरी यूनिट की जब बात करते हैं मध्य प्रदेश में, जो इकोनॉमिक्स है वो पूरे भारतीय विश्व के संदर्भ में थी, परंतु जो दूसरी इकाई वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में। जो चीजें हमने इंडिया के संदर्भ में पढ़ाई की, उसी से रिस्पेक्टेड हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में उन इकोनॉमिक्स से संबंधित टर्म्स की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, सेवा क्षेत्र कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश के आधारभूत ढांचे में संसाधन क्या है, मध्य प्रदेश के जननायकी परिदृश्य क्या है ना, ये सब चीजें हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। ये तो हुई हमारे दूसरे टॉपिक। जब हम बात करते हैं तीसरी इकाई की, तीसरा इकाई का हमारा मानव संसाधन विकास है। मानव संसाधन मीन्स ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट, सॉरी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जब हम बात करते हैं एचआरडी की, तो इसमें हमारे विभिन्न सारे मुद्दे आते हैं कि हम ह्यूमन को कैसे डेवलप करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए एजुकेशन होना चाहिए, उसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी होना चाहिए, शिक्षा अच्छा होना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा होनी चाहिए, बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये हमारे एचआरडी के टर्म्स है कि हम शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश प्रदेश में चलने वाली हमारी कल्याणकारी योजनाओं की बात की गई कि कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं इसमें अलग अलग हैं। वृद्ध निःशक्त के लिए अलग, वृद्धजन के लिए अलग, बालक बालिकाओं के लिए अलग, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के लिए अलग। ये हमारी थर्ड इकाई है। जब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ इकाई की, फोर्थ इकाई में समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी है। जब सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उन्हीं पर बात की जाती है। जब हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स जैसे जाति, विवाह, लिंग, वर्ण, व्यवस्था आदि, ये सब हमारे समाजशास्त्र से संबंधित टर्म्स हैं कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, अनुलोम प्रतिलोम क्या होते हैं। इकाई जब 5 की बात करें, इकाई 5 से हमारे 30 अंकों के प्रश्न आएंगे। इसमें हम जब बात करते हैं जनसंख्या में स्वास्थ्य समस्याएं, शिक्षा से जनसंख्या की जब बात की जाती है तो जनसंख्या में हमारे पूरी जननायकी को गिना जाता है। यहाँ कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं, शिक्षा सशक्तिकरण में हम क्या प्रयास कर सकते हैं, परिवार कल्याण के कार्यक्रम कौन कौन से चल रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम क्या प्रावधान किए हुए हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के हमारे जैसे कुपोषण है, कृषि समांक है, दखल प्रतिरक्षण है, इन आदि के बारे में चर्चा की जाती है। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको अध्ययन करना पड़ता है क्योंकि उसका बृहद रोल है, बिना उसके हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति के बारे में हमको बृहद अध्ययन करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब्स रहती है, उनके क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या कंडीशन है। यहाँ हमारी चीजें होती हैं, हमारा द्वितीय पेपर को एक्सप्लेन करने की चीजें समाप्त होती हैं। आपको कुछ चीजें समझ तो आई होंगी कि 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 11 मार्क्स में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि उसने पूछ लिया कि फंडामेंटल राइट्स के संवैधानिक प्रावधान बताइए,
तो यदि 3 नंबर में आता है सीधे 3 पॉइंट लिखोगे, भाग 3, अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक और सोर्स। यही चीज वो 5 मार्क्स में पूछता है। फंडामेंटल राइट्स पर टिप्पणी लिखी, तो इनको और मैं विस्तृत करूंगा। जब हम बात करते हैं 11 मार्क्स की, इनको और विस्तृत करूंगा, साथ में उसके 1-2 क्वेश्चन और रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन भी उठेंगे। आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले बार पुनः आते हैं हम थर्ड पेपर को लेकर। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कमेंट्स हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।